नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। देश आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन 1947 के बंटवारे का वो जख्म आज भी करोड़ों लोगों के भीतर यादों में ताजा है। वो दौर जब एक लकीर ने न सिर्फ हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटा, बल्कि लाखों परिवारों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया। लाहौर की गलियों से लेकर अमृतसर तक रास्ते में बिखरी लाशें, दहशत में भागते हुए परिवार और आंखों के सामने सपनों को खोने का खौफ। इन भयावह यादों को आज भी अपने सीने में संजोए हुए 94 साल के विद्यासागर गुप्ता, महज 15 साल की उम्र में विद्यासागर गुप्ता ने परिवार के साथ लाहौर को छोड़कर भारत का रुख किया। दो कारों में सुरक्षा दल के बीच वो सफर, मुगलपुरा स्टेशन के आगे सड़क पर पड़े हजारों शव और महज 40 मील की दूरी को 5 घंटों में तय कर अमृतसर पहुंचने की कहानी आज भी उनके जहन में उसी तरह से दर्ज है। आखिर कैसी थी वो विभाजन की रात, कैसे हुआ लाहौर से अमृतसर तक का वो खौफनाक सफर, और 15 साल की उम्र में देखे उन्होंने उन मंजरों की कौन कौन सी तस्वीरें जो आज भी उनको याद है। जानते हैं विद्यासागर गुप्ता से ही उन्हीं की जुबानी में, और इन्हीं सवालों के जवाब लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक गुप्ता ने। दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। भारत आज़ादी के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इन 80 वर्षों में भारत ने बहुत सारी तरक्की की। 1947 से लेकर 2026 तक क्या कुछ खास रहा है देश के अंदर, राजनीति में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विद्यासागर गुप्ता जी। विद्यासागर गुप्ता जी लखनऊ पूरब से 3 बार विधायक रहे हैं और 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस आज़ादी के दंश को भी आपने झेला है, बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान से विद्यासागर जी का परिवार भारत आया था। विद्यासागर जी, आपको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1947 से 2026 तक का जो सफर भारत ने तय किया है जी, उसको आप किस निगाह से देखते हैं और आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? पहले तो मैं कुछ रोशनी, जो बंटवारा हुआ था उसके पहले क्या हुआ और बंटवारे के बाद फिर हम लोग कैसे हिंदुस्तान आए, उसके ऊपर थोड़ी बात आपसे करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा। आपने जो बात कही है सबसे पहले हम उसी पर बात कर लेते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, आप कहाँ थे, आपकी उम्र क्या थी, और भारत में जो आप आए हैं तो किस तरीके से आप भारत में पहुँचे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 1947 में मैं 15 साल का था और 9th क्लास में पढ़ता था सनातन धर्म कॉलेज में। सनातन धर्म कॉलेज और DAV कॉलेज, जहाँ लाला भगत सिंह जी जिन्होंने अपना ये सब काम किया था, दोनों साथ साथ में थे, दोनों कॉलेज। तो मार्च 47 में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ये खबर उड़ गई कि लाहौर पाकिस्तान में आ रहा है। उसी दिन से मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए, ज़बरदस्त हमले। शहरों में तो हिंदुओं ने मुकाबला किया, लेकिन जो इंटीरियर थे गांव, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदू मारे गए। जो हिंदू नेता थे बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब हिंदुओं को लाहौर और इधर का हिस्सा जो पाकिस्तान में आ रहा है वहाँ से निकल करके अमृतसर उसके आगे चले जाना चाहिए। और यही हुआ कि अमृतसर का रास्ता वाया लाहौर था। लाहौर में 50 कैंप लगा दिए गए हिंदू संस्थाओं ने, और जो भी हिंदू इंटीरियर से आते थे, बच के आते थे, उनको खाना पीना कपड़े देते थे और वाघा बॉर्डर तक
क्योंकि वाघा तक पाकिस्तान डिक्लेयर्ड था और अटारी आगे हिंदुस्तान का बॉर्डर था, वहाँ पर लेके आए। और कई बार जो जत्थे जाते थे ऊपर से पाकिस्तान 100-200 पाकिस्तान तलवारें लेकर के आ जाते थे, सर काट देते थे, वहीं ज़मीन पर सुला देते थे। खैर ये क्रम चलता रहा और काफ़ी हिंदू मारे गए। उसके बाद 47 तक, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पिताजी ने कह दिया कि हम तो लाहौर नहीं छोड़ेंगे। जैसे दुनिया में दूसरे देशों में फॉरेनर्स रहते हैं, हम भी यहीं रहेंगे। हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 कोठियां हैं, 2 दुकानें हैं, तो हम यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत सेफ था, उसका नाम था गांधी स्क्वायर। करीब 800 मकान थे, सब हिंदुओं के थे। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं। आप लाहौर के गांधी स्क्वायर में 1947 से पहले तक रहते हैं? जी, गांधी स्क्वायर में ही रहते थे। कितने सदस्य थे उस वक्त पाकिस्तान में जो लाहौर से भारत आए, अमृतसर आए? हाँ जी, कितने परिवार के सदस्य थे जो उस वक्त पाकिस्तान में रहते थे और भारत आए? देखिए, कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में 2 करोड़ हिंदू विस्थापित हुए और 20 लाख हिंदू मारे गए। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये आंकड़े हैं। 20 लाख हिंदू मारे गए, 2 करोड़ विस्थापित हुए। आप कितने सदस्य थे जो भारत आए? देखिए, मेरे 16 अगस्त 1947 को एक सुपरिटेंडेंट पुलिस जो मेरे पिताजी का क्लासमेट था, सुबह 8 बजे 16 को आया, बोला, हरभज राम मेरे पिताजी का नाम था, तुम तो कह रहे थे कि मैं लाहौर नहीं छोड़ूंगा, तुमको आज ही छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा भाई क्यों? तो उसने कहा ये लो, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इसमें लिखा है आज शाम तक हरभज राम जी का पूरा परिवार कत्ल कर दिया जाएगा और उनकी सब प्रॉपर्टी लूट ली। अब बताओ मैं क्या करूं? तो इसलिए मेरी ये राय है दोस्ती के नाते कि आज ही हिंदू पुलिस और मिलिट्री पूरे पाकिस्तान से, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट है, पूरे पाकिस्तान से 50 बसों में ये मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए निकलेगी। तो इसलिए मेरी ड्यूटी वहीं पर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, मुसलमान थे। उसने कहा तुम्हारे पास 2 कारें हैं, तुम्हारी 2 कारों में तुम्हारे बच्चे आ भी जाएंगे, तुम्हारा परिवार, और तुम उसमें बैठ के 12 बजे तक मुगलपुरा स्टेशन पहुँच जाओ, 2 बजे काफिला चलेगा। उसने कहा ठीक है, मैं बच्चों से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा, 5 मिनट रुका और चला गया। बच्चों को बुलाया, क्या किया जाए? उसने कहा पिताजी अगर जीना है तो जाना ही पड़ेगा, अब इसके आगे और क्या हो सकता है? तो फिर हम लोगों ने तय किया कि जो कैश ज्वेलरी जो थी वो सब अपनी दोनों कारों के डिक्कियों में रखी। हमारा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, जो पहली ब्रांच लाला लाजपत राय की थी, शाह आलमी गेट के ऊपर, वहीं पर था, हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर। तो 16 को सुबह किसी तरीके से वो ब्रांच में पहुँचे। उनका हमारा जितना भी कैश है वो लखनऊ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार लखनऊ में रहते थे, वहाँ पर आप भिजवा दो। चले आए वापस। तो हम लोग वहाँ पहुँच कर के 12 बजे पहुँचे तो वो सुपरिटेंडेंट पुलिस कहने लगा आ गए, मैं इंतज़ार ही कर रहा था, चलो। तो दोनों वो 40-50 बसों के बीच में उन्होंने हमारी दोनों गाड़ियाँ लगा दी। पूरे 2 बजे वो काफिला चला। रास्ते का कोई मंजर आपको याद हो, उस काफिले में कैसे आप अमृतसर तक पहुंचे? रास्ते का आपको बता रहा हूँ, वो मंजर ऐसा खौफनाक था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम जिंदा जाके बच के जा ही नहीं सकते।
मुगलपुरा से आगे बढ़े 5 किलोमीटर तो सैकड़ों लाशें हिंदुओं की गले कटे हुए पड़ी हुई थी। तो ये पुलिस बसें खड़ी करती थी, लाशों को हटाती थी, उसके बाद करीब 5-7 किलोमीटर लाशें हटा करके आगे लेके जाती थी अपनी बसें। और ये सोचते थे हम लोग कि जब इतना है तो इतने पुलिस वाले क्या कर पाएंगे, जब और 200-400 मुसलमान आ जाएंगे तो हम राम राम करते हुए चल रहे थे। और जो लाशों को उठा रहे थे हम लोग भी साथ में मदद कर रहे थे। तो मुगलपुरा, हरबंसपुरा, जल्लो, वाघा तक यही मंदिर था, हजारों लाशें। वाघा के बाद जब अटारी पहुँचे, अटारी के बाद आगे गुरुसर सतलानी, वहाँ गए तो हजारों की बजाय सैकड़ों लाशें होंगी मुसलमानों की, बहुत कम तादाद में आए थे मुसलमानों की। गुरुसर, सतलानी और अमृतसर, वहाँ से उनकी लाशों को भी वो हटाते थे। और 40 माइल था लाहौर टू अमृतसर, 60 किलोमीटर, 5.5 घंटे लगे। 2 बजे चले, 7:30 बजे पहुँचे और बस भगवान का नाम लेते हुए बच तो पाएंगे नहीं, लेकिन खैर जो जिसको बचाए साइयाँ मार सके ना कोई, हम लोग पहुँच गए अमृतसर पहुँच गए। तो ये तो है लाहौर से अमृतसर तक की कहानी उस वक्त की। 2 दिन वहाँ रहे, हमारी सिस्टर अमृतसर रहती थी। उसके बाद हम उन्हीं दोनों कारों में लखनऊ के लिए चल दिए। अगस्त का महीना था, जगह जगह पानी था, क्योंकि कहीं रास्ते सड़कें तो थी नहीं। पूरे वहाँ अमृतसर से दिल्ली, फिर हरिद्वार से आगे मुरादाबाद वगैरह होते हुए लखनऊ पहुँचे, 8 दिन लगे। और यहाँ पर हमारे मामा जी की शुगर मिल थी, वो 1945 में वो बाराबंकी शिफ्ट हो गई थी। तो लाहौर की लखनऊ की कोठी उनकी ऐश इंडस्ट्रियल एरिया ऐशबाग में खाली पड़ी थी। तो वो हर महीने 15 दिन में फ़ोन करते थे कि जीजा जी, उनके जीजा जी लगे मेरे फादर, जब भी आप लाहौर छोड़ें सीधे लखनऊ आइए, 20 कमरे की कोठी आपकी तैयार है, आप लखनऊ आइए और सीधे इंडस्ट्रियल एरिया ऐशबाग आइए। तो पिताजी ने कहा कि भाई हम पहुंच रहे हैं, हम रास्ते में हैं। तो वो भी आ गए, बाराबंकी से आए और वहाँ पर पहुँचे। तो खैर वहाँ पर करीब 6 महीने रहे यहाँ। उसके बाद हमको यूपी गवर्नमेंट से एक नोटिस आ गया। जी, क्या नोटिस आया उत्तर प्रदेश सरकार का? नोटिस ये आया कि आप ये कोठी खाली करिए, यहाँ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बनेगा। जी। मेरे पिताजी गए कि भाई हमारा बड़ा परिवार है, क्योंकि मेरे कुछ भाई पिताजी ने पहले ही हरिद्वार पहुंचा दिए थे ताकि 2 कारों भर के परिवार, क्योंकि हम लोग 7 भाई थे। जी। तो 4 भाई उन्होंने पहले ही भिजवा दिया था, छोटे जो थे हम लोग वहीं पर थे। क्या यहाँ पहुँचे, पिताजी गए ऑफिसर के पास, बोले साहब खाली तो करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं और आप अपना इंतजाम खुद जैसे पहले किया था। पिताजी फिर ऊपर मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है खाली तो करना पड़ेगा, हम 1 साल का टाइम आपको दे दें। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, हम 10 महीने में खाली कर देंगे, क्योंकि पिताजी कैश ज्वेलरी बहुत लाए थे। गवर्नमेंट प्रेस के बगल में ही आधे किलोमीटर पर एक किसान से ज़मीन खरीदी और अपनी कोठी बनानी शुरू कर दी वहीं पर। और जितना टाइम उन्होंने दिया था उस टाइम के अंदर कच्चे मकान में, कच्ची ईंटों के मकान में, कोई प्लास्टरिंग नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर आकर के फंस गए। ना पानी ना बत्ती, एक कुएं से रोज़ पानी आता था, पानी पीते थे और कैरोसिन लैंप में। मेरा 10वीं का इम्तहान था 49 में, कैरोसिन लैंप में इम्तहान दिया मैंने। तो विद्यासागर गुप्ता जी से बातचीत लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आजादी के 80 साल बाद भी विभाजन की वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि उन लोगों की यादों में भी जिंदा हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा था। विभाजन की उस दर्दनाक कहानी और आज के भारत को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, उन्हीं से सुनते हैं। चलिए एक बार और जानते हैं कि आखिर विद्यासागर गुप्ता का क्या कुछ कहना है। पढ़ाई की है? मैंने लॉ किया है। LLB मैंने 1959 में हाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। आप लखनऊ आ गए, लखनऊ में घर बना लिया, लखनऊ में अपने बिजनेस स्थापित किया। ये जानना चाहेंगे कि लाहौर में आप क्या छोड़कर आए थे और क्या कभी दोबारा लाहौर जाने का मौका मिला आपको? बहुत बढ़िया सवाल है। मौका भी मिला, बता रहा हूँ आपको। छोड़कर क्या आए थे आप? वहाँ पर हमारी 2 कोठियाँ, जिस कोठी में हम रहते थे वो 1945 में बनवाई थी। बहुत बड़ी कोठी, बिल्कुल नई, जिसमें रहते थे। एक दूसरी कोठी थी, वो उससे भी बड़ी थी लेकिन पुरानी थी, 70 साल पुरानी। और 2 दुकानें निस्बत रोड, लोहे वाली दुकानें निस्बत रोड के ऊपर थी, वहीं पर दुकानें थी। और ये तो दुकानें थी, ये कोठियाँ हो गई। और इस तरीके से हम ये सारा सामान वहाँ पर छोड़ करके जब आ गए, दुकानें, कोठियाँ, मकान, तो यहाँ पर आकर के बस गए किसी तरीके से। फिर यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्राइब्यूनल बनाया था जिसमें जो लाहौर छोड़ कर के आए हैं उनसे डिमांड की जाए कि आप क्या क्या छोड़ के आए, कितने रुपए का। तो वो मेरे पिताजी ने सब दिया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे। वो उसके अनुसार लाहौर में वो जाकर के उन्होंने सर्वे किया। ऐसे ही पाकिस्तान वालों ने हिंदुस्तान में आकर के सर्वे किया मुसलमानों का, तो वो देख करके 33% हमको मुआवजा मिला। नॉट इन द शेप ऑफ कैश, इन द शेप ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप जानना चाहेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिली? जी। बेलूना कमर्शियल कॉलेज अमीनाबाद, एक वो हमको मिला। एक केसर बाग में एक वो होता था पिक्चर हॉल, और वहाँ से लेकर के आगे उधर करीब 20 दुकानें थी मुसलमानों की, वो 20 दुकानें हमको मिली। लेकिन 2 साल में दुकानें हमने बेच दी, क्योंकि 5 रुपये महीना किराया था और 6-6 महीने लगते थे उन मुसलमानों से वसूल करने। वो शिफ्ट नहीं हुए, वो वहीं रहते थे। दोबारा कभी लाहौर जाने का मौका मिला आपको? जी जी, ऐसा हुआ कि 2012 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ कि लाहौर में एक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनाई जाए। उस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 250 हिंदुओं को निमंत्रित किया गया था। और जांच की बात है, हमारा नाम भी उसमें आ गया। तो मेरे बेटे ने कहा कि डैडी क्या? मैंने कहा कुछ सवाल, सब छोड़ है, अब क्या करना जा कर के वहाँ देखने। बोले नहीं डैडी, आपके बाद कौन बताएगा कि हमारे कौन सी कोठी थी, कौन से हमारी फैक्ट्री थी, तो हम तो जाएंगे ज़रूर। मैंने कहा जाओगे तो देखते हैं। फिर मैंने अपने और 8 घर वाले लोगों का वीज़ा लगवाया। वीज़ा लग गया क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं मिली। 30 सितंबर 2012 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हफ्ते में 1 दिन चलती है, दिल्ली टू लाहौर, उसमें गए, चले गए। और वहाँ एक 5 स्टार होटल था जो कि फुल्ली सिक्योर्ड था। कॉन्फ्रेंस वहीं पर थी और जितने भी हिंदुस्तानी आए थे 250, उन सबको वहीं पर उन्होंने ठहराया था, एक ही जगह पर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चले गए, 7 बजे पहुँचे, कमरे दिए, चाय वाय पी। तो मैंने अब बच्चों को कहा, मैंने कहा चलो अब लाहौर दिखा दें। बोले डैडी
8 बज रहे हैं और ऐसे देश में, आतंकवादी देश में आप 8 बजे जाएंगे? मैंने कहा चलते हैं ना, क्या है, देखा जाएगा। हमारी ड्रेस भी वैसी जैसे उनकी है, हमारी बोलचाल भी ऐसी जैसे, चलते हैं। जब रिसेप्शन से पार जाने लगे, रिसेप्शन ने रोक लिया, साहब आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, आप नहीं जा सकते। मैं भाई हम तो जाएंगे। बोले फिर ऐसा है कि हम दोनों आपकी कारों में सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, वो साथ में जाएंगे। मैंने कहा वो तो हम नहीं लेके जाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसे हम चले जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड होंगे तो ज़रूर कहेंगे कि हिंदुस्तान से आए हैं, हमारी जान को खतरा हो जाएगा। बोले तो हम जाने नहीं देंगे। मैंने कहा आप लिखवा लीजिए, जो भी लिखवाना है कि हम अपनी जिम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे जा रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो मान गए, लिखवा लिया और हम लोग चले गए। मैंने अपने बच्चों को दिखाया, 11 बजे तक लाहौर दिखाया और उसके बाद दोनों ड्राइवरों में हमारे घर ले चलो। कोठी गए तो 11:30 बज गए थे। मैं इतना खुश हुआ कोठी देख के, जैसी छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी। जब गए तो मैं बताने लगा, हमारे दोनों कारों के पार्किंग यहाँ थी, 2 टांगे और घोड़ियाँ थे, वहाँ अस्तबल थे। इतने में जो वहाँ पर आदमी रहता था मुसलमान, रात को 12 बजे ऊपर से बोल पड़ा पंजाबी में, अरे भाई की गल है कि ये कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? तो हमारे ड्राइवरों ने कहा साहब ये हिंदुस्तान से आए हैं, इसी कोठी में रहते थे। बोले रुको रुको मैं आता हूँ। वो मेन गेट से आया और जहाँ हमारा ड्राइंग रूम था ना, हम उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। आया, बोला 6 फुटा जवान, झाड़ी इतनी लंबी, 70 साल का। मैंने कहा मेरा नाम विद्यासागर गुप्ता, मैं ऐसी मेरा। उसने एकदम से ऐसे मेरा हाथ, अपने हाथ लिए मेरे को ले लिए हाथों में। बोले अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मैंने कहा खान साहब क्या मुराद थी आपकी? बोले कि जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ कभी कभार बात होती थी इस मकान की, तो ये होता था कि जिन्होंने हमको रातों रात लखपति बना दिया, उनका कभी दीदार तो हो जाए, तो आज आपका दीदार हो गया। कितने कमरे की वो कोठी थी? वो थी 12 कमरे की, 7 भाई थे हम लोग, 12 कमरे थे। मंदिर, किचन, रीडिंग रूम, ड्राइंग रूम वगैरह सब मिला के 12 कमरे की कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी। तो घर तब 2012 में भी वैसा ही था या कुछ परिवर्तन हुआ था उसमें? मैंने कहा कि खान साहब बस आपसे मुलाकात हो गई, अब चल। बोले नहीं, आपको तो कल आना पड़ेगा। आप मेरे से मिले हैं, मेरी फैमिली से तो मिलिए। मैंने कहा, बोले कि लंच पे आइए। मैंने कहा हम वेजिटेरियन हैं, क्या खाएंगे आपके यहाँ? बोले आना तो पड़ेगा। मैंने कहा सुबह 8 बजे आएंगे, चाय पियेंगे आपके। बोले ठीक है। रात को जब चलने लगे तो मैंने कहा आओ लोग पीछे पीछे आइए। मैं वरांडा, लंबा वरांडा था, मैंने कहा मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ मैं मेन गेट भूल तो नहीं गया। उन्होंने कहा ठीक है। गए, अंधेरा था वरांडे में। तो जब मुड़े तो मैंने ऐसे ही हाथ मारा बते। वो हैरान, अरे आपको पता था कि यहाँ इसका स्विच है? मैंने कहा खां साहब यहीं छोड़ के गए थे। मैंने कहा शायद यहीं हो। तो बहुत खुश हुए लोग। क्या दूसरे दिन आए, दूसरे दिन चाय पी उनके साथ। 4 दिन वो हमारे साथ ही रहे पूरे। 3 लड़कियां, 2 लड़के। वो 16 साल से ऊपर ही होंगे सब। और 4 दिन हमारे साथ ही बिल्कुल रहे, हर तरीके से शॉपिंग, ये वो, खाना पीना। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारा। तब आपको जो 1947 की जो फीलिंग थी जब आप लाहौर छोड़कर भारत आए थे और 2012 में जब दोबारा उसी घर में गए, तो आपकी फीलिंग्स क्या रही? पाकिस्तान कितना बदल चुका था? मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कहाँ साहब, जब मैंने कहा ना कि आपका आतंकवादी देश, बोले कि पंजाबी में ही बात करते थे कि भाई साहब ऐसा है, हम नहीं चाहते, हमारे दिल वैसे ही हैं। ये पॉलिटिशियंस और मिलिट्री यही सब कर रही है,
आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, कभी नहीं चाहेगा। हम लोग नहीं चाहते लड़ाई, ये सब इन लोगों का मामला है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए कि अनारकली बाज़ार आपने शायद सुना हो, हिंदुस्तान में मशहूर था, हजरतगंज से भी बढ़िया। तो मैंने बच्चों का अनारकली से ज़रूर चलेंगे, जब गए देखा न खास बाज़ार का भी आपने देखा, वो पतलूनें टंगी हुई, गमछे टंगे हुए, सब लहंगे टंगे हुए, सब वो हालत। लेकिन उस वक्त ये हालत थी उसकी कि जहाँ मच्छर भी नहीं था और इतने पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर शॉपिंग करने आते थे। अब वो नखास कर बना हुआ था। ये है वहाँ के रहन सहन, ये आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सवाल आपसे पूछा था कि हम आज़ादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आज़ादी के 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 1947 से आज 2026 की अगर बात करें तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं? उस दौर का भारत और आज के भारत में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, हमने तो मेनली लाहौर ही देखा था। लाहौर तो बहुत खूबसूरत था, अब भी ठीक है, अब भी सड़कें बहुत बढ़िया थी ओवरऑल। लेकिन पाकिस्तान, उस वक्त के पाकिस्तान में और आज के हिंदुस्तान में कोई मुकाबला ही नहीं है, ज़मीन आसमान का मुकाबला भी नहीं है। इतना खूबसूरत कहीं भी चले जाइए, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, वहाँ पर तो करीब करीब वैसे ही था। नहीं, मेरा सवाल यह है कि 1947 से 2026 तक भारत में जो विकास हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की और योगी जी की बात करता हूँ। पहले भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन पहले बहुत बुरी हालत थी, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अटल जी से मेरा बहुत प्यार था, आप जानते ही हैं। ये 4 लेन 6 लेन जर्मनी के ऑटोबान की तरह, ये अटल जी का ही इनकी कल्पना थी कि अगर सड़कें अच्छी होगी तो यहाँ की व्यापार है वो बढ़िया होगा। तभी से आज तक मोदी जी ने उसी लकीर के ऊपर ये सब काम किया है। और मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हिंदुस्तान में आए हुए भगवान के भेजे हुए देवता हैं। ना पहले कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया है, ना ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनकी सोच हर रोज़ ऐसे जैसे पेड़ से नए पत्ते झड़ते हैं, पत्ते निकलते हैं, वैसे इनके दिमाग से ऐसी ऐसी देश के लिए कल्पनाएं निकलती हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आप लखनऊ से 3 बार विधायक रहे हैं, राजनीति में आए हैं। 1947 में कांग्रेस की भी सरकार देखी, खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में आप बतौर विधायक रहे हैं, और 2026 में पिछले 14 सालों से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार 10 सालों से है। क्या अंतर पाते हैं? क्या चीजें आपको लगता है कि और बेहतर हो सकती थी जो कांग्रेस ने नहीं की? सच पूछिए तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी किया वो अपने लिए किया, पब्लिक के लिए, जनता के लिए नहीं किया। अगर किया होता तो 1962 में चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी, हमारे आर्मी वाले नंगे पैर जाकर के लड़ाई करने गए थे, इतने मरते नहीं। उसके बाद आप देखिए आज हिंदुस्तान दुनिया में अमेरिका के भी ऊपर जा रहा है, नंबर 1 देख लीजिएगा आप। अगले 2-4 साल के अंदर हिंदुस्तान विल बीट चाइना और रशिया एंड अमेरिका, पावर में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि इनकी कल्पनाएं ऐसी हैं, अपने लिए नहीं है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जो गरीब मजदूर रोटी कपड़ा मकान उसी की चिंता करते हैं और किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसे मोदी जी ने कहा कि हमारे 20 देशों में हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं रुपए से कर रहे हैं, इज इट एन ऑर्डिनरी थिंग?
उसके पहले एक देश भी एक पैसा नहीं लेता था, रुपया नहीं लेता था। आज 20 देश हिंदुस्तान का रुपया लेकर के माल इंपोर्ट करवाते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ होने वाले, आप देख लीजिए। अब मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे कि क्या होने जा रहा है, और चरम सीमा पर पहुँचेगा, चरम सीमा पर, बशर्ते कि मोदी जी कम से कम एक टर्म और रहें। एक टर्म मोदी जी रह जाएंगे तो हिंदुस्तान चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल विद्यासागर जी, 94 साल की अवस्था में, और ईश्वर ने सेहत भी बरकरार रखी है, याददाश्त भी बरकरार रखी है। पाकिस्तान से चलकर, पाकिस्तान के लाहौर से चलकर अमृतसर पहुंचे। अमृतसर के बाद लखनऊ में अपने न केवल व्यापार को स्टेब्लिश किया, बल्कि सामाजिक तौर पर भी 3 बार विधानसभा में पहुंचे हैं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ रहा था, तो किस तरीके से भागकर वो अपने परिवार के साथ वो अमृतसर पहुंचे, अमृतसर से लखनऊ पहुंचे। रास्ते के मंजर को उन्होंने बयां किया। विद्यासागर जी का यह भी कहना है कि देश बहुत तरक्की करेगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को जो काम करने चाहिए थे देश के विकास के लिए, वो काम नहीं किए। विद्यासागर जी, आप स्वस्थ रहें, 100 वर्ष से ज्यादा जिए, मोदी जी के और एक बार प्रधानमंत्री बनने की जो आपकी दिली तमन्ना है उसको भी आप देखें, साथ ही देश का विकास हो। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा आज, बहुत दिन के बाद। और इंडिया वॉइस के साथ आपने जो बातचीत की, जो अपने विचार साझा किए, जो यादें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन हरीश तिवारी के साथ लखनऊ से आलोक गुप्ता। तो आपने सुना कि 15 साल की उम्र में लाहौर से भारत आए विद्यासागर गुप्ता की नजरों में आज भी वो मंजर पूरे तरीके से जो उन्हें याद है, तो वहीं वो यादें आज भी पूरे तरीके से बरकरार हैं। तो फिलहाल मेरे साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।